हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 जिसमें मैं आपको धातु और धातु के बारे में बता रही थी। उससे पहले हमने पढ़ा था इसमें कि खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं और भारत में ये खनिज और अयस्क जो हैं इनमें से धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं वो क्या क्या हैं। तो धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों में क्या क्या डिफरेंस है वो हम बता रहे हैं। तो भौतिक अवस्था पहली है उनकी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी कि वो कैसे दिखते हैं। भौतिक अवस्था में जो हमारी धातुएं होती हैं वो सामान्य ताप पर सभी धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं, परंतु जो पारा होता है वो द्रव होता है, वो लिक्विड होता है या और बाकी की जितनी भी हमारी धातुएं वो ठोस रूप में होती हैं। पारा आपने देखा होगा थर्मामीटर में जो आपको टेम्परेचर बताता है उसमें पारा डाला होता है। वो पारा ही हमें ऊपर नीचे जाकर टेम्परेचर की जो है बताता है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो कितना है, बुखार हमें कितना है या नहीं है। तो सभी धातुएं जो होती हैं वो प्राय ठोस होती हैं, लेकिन जो हमारी पारा धातु है वो द्रव होती है। और सभी अधातुएं जो होती हैं सामान्य ताप पर वो कैसे होती हैं, गैसीय अवस्था में होती हैं। धातुएं ठोस होती हैं लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो हमारी गैसीय अवस्था में होती हैं। लेकिन जो ब्रोमीन है वो हमारी द्रव अवस्था में होती है। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सल्फाइड ये सारी जो अधातुएं ये हमारी ठोस होती हैं, लेकिन जो ब्रोमीन अधातु है हमारी वो हमारी द्रव अवस्था में होती है। उसके बाद दूसरा है हमारा पॉइंट कठोरता। तो कठोरता जो है उसमें सभी धातुएं जो होती हैं वो प्राय कठोर होती हैं। इन्हें जो काटना है वो बहुत ही मुश्किल होते हैं। हम इन धातुओं को काट तो सकते हैं लेकिन इनको काटना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सभी धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं। और जो हमारी अधातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। तो अधिकांश अधातुएं जो होती हैं वो मुलायम होती हैं, लेकिन जो हीरा है वो क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का ही अपर रूप है, लेकिन वो क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। तो ये क्या है, ये हमारी अधातु है लेकिन ये कठोर है। लेकिन ज़्यादातर अधातुएं हमारी क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। और जो हमारी धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। लेकिन सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और पारा को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती हैं। ये जो धातुएं हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पारा, ये कठोर नहीं होती। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा चमक। चमक जो है सभी धातुएं जो होती हैं वो चमकीली होती हैं, चमकदार होती हैं। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम को देखा होगा, ये चांदी देखी होगी, सोना देखा होगा, पीतल देखा होगा, कांसा देखा होगा। ये सारी धातुएं जो होती हैं ये चमकदार होती हैं। तो धातुओं को जब हम काट के देखें तो उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसको हम कहते हैं धात्विक चमक। तो धातुओं की यह जो चमक होती है उनके कारण ही हम उनके आभूषण या बर्तन बना सकते हैं या सजावट की वस्तुएं बना के उनको उपयोगी बनाया जा सकता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो चमकीली नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधात वर्धनीयता। अधात वर्धनीयता क्या होता है कि जब हम किसी भी धातु को पीट कर उसको चादर के रूप में बनाते हैं, उसको शीट के रूप में बना देते हैं, तो उसका ये गुण क्या कहलाता है, अधात वर्धनीयता कहलाता है। तो धातुओं को पीट कर आघात पहुंचाकर यानी कि चादरों के रूप में बदलने का जो गुण है वो अधात वर्धनीयता कहलाता है। चांदी और सोना में अधात वर्धनीयता का गुण सबसे ज़्यादा होता है। आपको पता है चांदी और सोने के आभूषण बनाए जाते हैं और बहुत ही पतली पतली इनकी तारें और इनकी वो चादरें बनाकर, पत्तियां बनाकर, इनकी पतली पतली बहुत ही तो इनके आभूषण बनाए जाते हैं। लेकिन जो जस्ता होता है वो कम अधात वर्धनीय होता है। और जो अधातुएं होती हैं अगर हम उनको पीटते हैं तो वो टूट जाती हैं, भंगुर होती हैं। तो जो हमारी धातुएं होंगी वो क्या होंगी, अधात वर्धनीय होंगी, लेकिन जो हमारी अधातुएं होंगी वो क्या होंगी, भंगुर होंगी। नेक्स्ट है हमारा तन्यता। तन्यता है कि हम धातुओं को खींचकर उनके तार बना सकते हैं। अगर हम जो ये तार बनाने का गुण है इसको हम तन्यता कहते हैं। तो धातुओं को खींचकर जो तार बनाए जाते हैं, धातुओं को तार के रूप में बदलने का गुण क्या कहलाता है,
तन्यता कहलाता है। तांबे, एल्यूमिनियम और आयरन की तार आपने देखे होंगे या बिजली की तारों में देखे होंगे। तांबे की या सिल्वर की तारें होती हैं, बहुत ही बारीक बारीक होती हैं, तो ये सब किसकी होती हैं? धातुओं की होती हैं। तो धातुओं को खींचकर हम तारें बना सकते हैं, लेकिन अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें कि सोने की हम इतनी पतली चादर बना सकते हैं कि अगर हम 20 लाख चादरों को इकट्ठा कर दें, एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो उसकी मोटाई सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही होगी। और 1 ग्राम सोने का हम कम से लगभग कितना लंबा तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा जो है तार बना सकते हैं हम 1 ग्राम सोने से। उसके बाद है इसकी चालकता। चालकता यानी कि इसमें विद्युत जो है वो पास होती है या नहीं, या इसमें ऊष्मा जो है वो ऊष्मा जो है वो इसकी सुचालक है या नहीं। तो जो हमारी धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी कि विद्युत भी, हमारी बिजली भी, और जो हमारी ऊष्मा है, हीट, ये दोनों चीज़ें उसमें से आसानी से प्रवाह कर जाती हैं। लेकिन अधातुएं जो होती हैं उनमें से विद्युत और ऊष्मा जो है आसानी से प्रवाह नहीं कर सकते। तो जो हमारे धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और जो हमारी अधातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। आपने देखा भी होगा, आपके जो घर में बर्तन यूज़ किए जाते हैं, जैसे आप कोई भी सर्विस स्पून है जो उसमें डाल देते हो खाना बनाने के लिए, तो थोड़ी देर बाद अगर आप उसको ना हटाओ तो वो भी गर्म हो जाता है। अगर लोहे की छड़ को एक साइड से आप गर्म करो तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसका दूसरा हिस्सा भी गर्म होने लगेगा, जिसके आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि जो धातुएं हैं उनमें जो है ऊष्मा का प्रवाह होता है। इसके बाद है बेटा हमारा धातु और धातुओं के रासायनिक गुण। पहले हमने किए धातु और धातुओं के भौतिक गुण, अब हम करेंगे धातु और धातुओं के रासायनिक गुण। तो पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया, कि ऑक्सीजन से इनकी अभिक्रिया कैसे होती है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। ये हमारी धातु है सोडियम, तो जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो ये क्या बना देगी? सोडियम ऑक्साइड बना देगी। ऐसे ही मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, जलेगी, तो ये क्या बनाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जितनी भी धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। अभी यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये धातुएं बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, तो इनका जो ऑक्सीकरण होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इनको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या किया जाता है? इनको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है? वो है हमारी सोडियम और पोटेशियम। और किस लिए रखा जाता है? क्योंकि इनका जो ऑक्सीकरण है वो जल्दी से ना हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। अगर मैग्नीशियम लेंगे ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम लिया तो सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही अगर हम कोई और धातु लेते हैं तो वो उसका ऑक्साइड बनाएंगी। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, यहाँ पर धातुओं के लिए दिखाया है, कार्बन जो है वो हमारी अधातु है, वो ऑक्सीजन में उपस्थित होकर क्या करते हैं? जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो वो उसमें जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की जब आपस में क्रिया होगी तो क्या बनेगा हमारे पास? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद नेक्स्ट है जल के साथ इनकी क्रिया कैसी होती है। तो सक्रिय धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। या तो वो धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगी या फिर ऑक्साइड बनाकर साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। तो ये देखो यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं। सोडियम जब जल के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम की जो जल के साथ क्रिया होगी तो हमारे पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन मैग्नीशियम जब जल से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा, क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, साथ में क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस। तो जो धातुएं होती हैं वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड भी बना सकती हैं धातु का, और धातु के ऑक्साइड भी बना सकती हैं, और साथ में क्या बनाएंगी? वो हाइड्रोजन गैस बनाएंगी।
थर्ड है हमारा अम्ल के साथ क्रिया, कि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके क्या करती हैं। तो जब धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करेंगी तो वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो जस्ता जो है, जिसको हम जिंक बोलते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जिंक को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाएंगे, HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमने तनु लिया है। दो तरह के होते हैं, एक तनु होते हैं और एक सांद्र होते हैं। जो तनु होते हैं वो हल्के अम्ल होते हैं और जो सांद्र होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जो हमारी धातुएं हैं वो क्या बना रही हैं, इनके लवण बना रही हैं। जैसे जिंक है, जिंक क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो सभी जो धातुएं हैं वो तनु अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और जो सल्फ़र है अधातु, अधातु के लिए बताया, जो अधातु है हमारी सल्फ़र, वो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। तो ये सल्फ़र है हमारा 2S + 10HNO3, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है। तो ये जो सल्फ़र है ये हमारी धातु है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ पर इसने इसके साथ क्रिया करके, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सल्फ़र ने क्या बनाया है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया है। एक और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे भी तत्व होते हैं कुछ जिनमें धातुओं के भी गुण होते हैं और अधातुओं के गुण भी पाए जाते हैं। तो वैसे हम तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करते हैं, लेकिन जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। और ऐसे तत्व जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं उन तत्वों को हम कहते हैं उपधातु। वो हमारी उपधातुएं होती हैं।